हेलो स्टूडेंट्स, मैं धर्मजीत बाबू संत बख्श पॉलिटेक्निक कॉलेज प्रतापगढ़ से आज इलेक्ट्रिकल वालों के लिए, इलेक्ट्रिकल फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स की नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को स्टेबिलिटी फैक्टर के बारे में बताऊंगा। पिछले क्लास में हमने बायस सर्किट्स की प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ा था। तो उसमें सबसे लास्ट टॉपिक जो था ये बताया गया था कि जब भी कोई सर्किट डिज़ाइन की जाती है उसका स्टेबिलिटी फैक्टर जितना कम से कम होगा वो उस सर्किट का क्यू पॉइंट ऑपरेटिंग पॉइंट उतना ही ज़्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, तो क्यू पॉइंट हमारा स्टेबल करता है तो स्टेबिलिटी फैक्टर कम से कम होना चाहिए। तो आज हम स्टेबिलिटी फैक्टर के बारे में जानेंगे। तो स्टेबिलिटी फैक्टर है क्या? तो बायस सर्किट को डिज़ाइन करने के लिए स्टेबिलिटी फैक्टर एक महत्वपूर्ण पैरामीटर होता है। ठीक है, तो अब इसकी परिभाषा क्या है ये देखिए कि कलेक्टर करंट आईसी में सूक्ष्म परिवर्तन, कलेक्टर करंट कौन सी होती है हमारी? आईसी। सूक्ष्म परिवर्तन कितना होगा उसमें? डेल्टा आईसी। ठीक है, तथा लीकेज करंट आईसीवीओ, लीकेज करंट कौन सा है? आईसीवीओ में सूक्ष्म परिवर्तन डेल्टा आईसीवीओ के अनुपात को स्टेबिलिटी फैक्टर कहते हैं, स्टेबिलिटी फैक्टर कहा जाता है। इसे मेजर करते समय बीटा एवं वीबीई को कांस्टेंट रखा जाता है। ठीक है, बेस मीटर वोल्टेज को और बीटा पैरामीटर को और बेस मीटर वोल्टेज को कांस्टेंट रखा जाता है। स्टेबिलिटी फैक्टर को कैपिटल एस द्वारा जो है प्रदर्शित किया जाता है। स्टेबिलिटी फैक्टर एस इज इक्वल टू डेल्टा आईसी अपॉन डेल्टा आईसीवीओ। परिभाषा के अनुसार बीटा व वीबीई को कांस्टेंट रखा जाता है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि यस इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 1, यह लगभग 1 के बराबर दिया गया है यहाँ पर। तो समीकरण 1 द्वारा यह कहा जा सकता है कि सर्किट को अधिक स्टेबल होने के लिए स्टेबिलिटी फैक्टर का मान जितना हो सके कम से कम होना चाहिए। अर्थात लीकेज करंट में परिवर्तन डेल्टा आईसीवीओ में परिवर्तन जितना कम परिवर्तन कलेक्टर करंट में होगा क्यू पॉइंट की स्टेबिलिटी अधिक होगी। ठीक है, तो स्टेबिलिटी फैक्टर हमारा क्या डिसाइड करता है कि क्यू पॉइंट की स्टेबिलिटी किस तरीके से बढ़ाई जा सकती है। तो यहाँ पर हम जानते हैं कि जितना भी लीकेज करंट में परिवर्तन होगा उसकी वजह से कलेक्टर करंट में जितना कम परिवर्तन होगा स्टेबिलिटी फैक्टर हमारा क्यू पॉइंट का उतना ही अधिक होगा। ठीक है, अब कॉमन इमीटर मोड में नेक्स्ट टॉपिक हमारा है कॉमन इमीटर मोड में ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर के रूप में। तो कॉमन इमीटर मोड में ट्रांजिस्टर हमारा एम्पलीफायर के रूप में किस तरीके से कार्य करता है ये हम देखते हैं। तो इसका हम सर्किट डायग्राम पहले देख लेते हैं। ठीक है, ट्रांजिस्टर एज ए एम्पलीफायर इन कॉमन इमीटर मोड सीई मोड। तो इसकी सर्किट डायग्राम में देखिए आप किताब में आप लोगों किताब पढ़ते हैं उसमें ये सर्किट थोड़ा सा गड़बड़ दिया गया है। यहाँ पर जहाँ इमीटर हमने लिखा है वहाँ पे कलेक्टर उसने लिखा है, वहाँ पर लिखा गया है। तो आप लोग इसको सुधार लीजिएगा। ठीक है, तो आप देखिए कि ये ट्रांजिस्टर हमारा दिया गया है एनपीएन ट्रांजिस्टर में हमने इमीटर को कॉमन रखा है। इमीटर हमारा कॉमन है, इनपुट पर भी ये इनपुट साइड ये दिया गया है और ये आउटपुट साइड दिया गया है। ठीक है, तो ये इनपुट पर भी हमारा कॉमन है और आउटपुट पर भी कॉमन है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? कॉमन इमीटर मोड कहा गया है। ठीक है, इसको हम पहले भी पढ़ चुके हैं पहले भी क्लास में। तो हम देखेंगे कि बेस पर हमारी जो धारा बह रही है वो IB है, इमीटर पे जो धारा बह रही है वो IE है और जो कलेक्टर पे धारा बह रही है वो IC है। यहाँ पर एक आउटपुट रेजिस्टेंस, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा गया है RC। ठीक है, तो ये जो हमारा कलेक्टर रेजिस्टेंस दिया गया है जिसके थ्रू हम आउटपुट लेते हैं। आप देखिए कि यहाँ पर एक AC इनपुट दिया गया है, यहाँ पे इनपुट सिग्नल एक दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर एक DC बाइसिंग की गई है जिसे हमने डिनोट किया है VBB से द्वारा, और यहाँ पर एक जो है बाइसिंग की गई है आउटपुट टर्मिनल्स के द्वारा VCC। ठीक है, तो ये हमारी सर्किट डायग्राम हो गए। हमारे का सर्किट डायग्राम हमने देख लिया। ये इसको हम सर्किट डायग्राम को अच्छी तरीके से तैयार कर लेंगे। ठीक है, कि कॉमन इमीटर मोड में ट्रांजिस्टर हमारा
जो है एम्पलीफायर के रूप में किस तरीके से हम सर्किट बनाते हैं। ठीक, तो अब देखते हैं कि कॉमन एमिटर मोड में एनपीएन ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर की भांति प्रयोग किया गया है। एमिटर जंक्शन को वीबीबी द्वारा फॉरवर्ड बायस कलेक्टर जंक्शन को वीसीसी द्वारा रिवर्स बायस में रखा गया है। आप देख लीजिए कि ये एनपीएन ट्रांजिस्टर का ये फॉरवर्ड बायस में ये हमारा कौन सा जंक्शन है, हमारा ये इमीटर बेस जंक्शन है। इमीटर बेस जंक्शन हम जानते हैं ट्रांजिस्टर का हमेशा वो फॉरवर्ड बायस में होना चाहिए, इमीटर बेस जंक्शन। और कलेक्टर जंक्शन होता है हमारा, कलेक्टर जंक्शन जो होता है वो हमारा हमेशा रिवर्स में होना चाहिए। ठीक है, तो ये रिवर्स में बायस में है और ये फॉरवर्ड बायस में है। तो कलेक्टर जंक्शन को वीसीसी द्वारा रिवर्स बायस में रखा गया है। तो इनपुट सिग्नल को बेस एवं इमीटर के मध्य, ये इनपुट सिग्नल कहाँ से दिया गया है, बेस एवं इमीटर के मध्य। बेस ये है, इमीटर ये है, तो इसके मध्य कौन सा दिया गया है हमारा सिग्नल, इनपुट सिग्नल दिया गया है, अप्लाई किया जाता है। एवं आउटपुट सिग्नल को कलेक्टर एवं इमीटर के मध्य प्राप्त किया जाता है। ठीक है, आउटपुट सिग्नल को किसके मध्य प्राप्त किया गया है, कलेक्टर एवं इमीटर के मध्य प्राप्त किया गया। तो ये तो सर्किट के बारे में हो गया हमारा। अब हम पढ़ते हैं इसका ऑपरेशन क्या है, इसका कार्यविधि कैसे है। तो कार्यविधि को हम जब जानते हैं किस तरीके से हम है इसमें कार्यविधि हमको प्राप्त होगी, तो इसके 2 पॉइंट्स दिए गए हैं। पहला पॉइंट हम पढ़ते हैं, पहला पॉइंट हमारे पॉजिटिव सिग्नल के लिए और दूसरा पॉइंट हमारे नेगेटिव सिग्नल के लिए। तो देखिए, तो जब ट्रांजिस्टर की बेस एमीटर पर इनपुट सिग्नल की पॉजिटिव हाफ साइकिल अप्लाई की जाती है तो एमीटर एवं बेस जंक्शन के बीच फॉरवर्ड बायस में वृद्धि होती है, जिस कारण से एमीटर से अधिक संख्या में इलेक्ट्रॉन बेस के द्वारा कलेक्टर पर पहुंच जाते हैं, जिससे कलेक्टर करंट बढ़ जाती है, जिस लोड रेजिस्टेंस आरसी के अक्रॉस अधिक वोल्टेज ड्रॉप होती है। ठीक है, तो यहाँ हम क्या देखा हमने, जब हमारी फॉरवर्ड बायस जब पॉजिटिव हाफ साइकिल जब हमारी यहाँ पर दी जाती है बेस और इमीटर के मध्य, तो इनपुट सिग्नल जब पॉजिटिव का साइकिल हाफ साइकिल दी जा रही है तो एमीटर एवं बेस जंक्शन के बीच फॉरवर्ड बायस में वृद्धि हो जाती है, जिस कारण एमीटर से अधिक संख्या में इलेक्ट्रॉन्स उत्पन्न होते हैं। एमीटर से अधिक संख्या में इलेक्ट्रॉन्स उत्पन्न होंगे और वह बेस के द्वारा कलेक्टर पर अधिक संख्या में पहुंच जाते हैं। ठीक है, जिसके कारण लोड रेजिस्टेंस, ठीक है, लोड रेजिस्टेंस आरसी के क्रॉस अधिक वोल्टेज ड्रॉप होती है। ठीक है, तो आउटपुट पर हमारा अधिक वोल्टेज पहुंचेगा। ठीक, अब नेक्स्ट जो हमारा है नेगेटिव हाफ साइकिल्स के लिए दूसरा पॉइंट। तो नेगेटिव हाफ साइकिल्स के लिए हम देखेंगे, जब इनपुट की नेगेटिव हाफ साइकिल अप्लाई की जाती है तो एमीटर बेस जंक्शन जेई पर एमीटर बेस जंक्शन जेई पर फॉरवर्ड बायस कम हो जाता है, जिस कारण कलेक्टर करंट कम होना शुरू हो जाती है। यह वोल्टेज विपरीत दिशा में होती है, जिससे लोड के अक्रॉस आउटपुट प्राप्त होता है, जिसमें आईसी कुल करंट को प्रदर्शित करती है। तो आईसी क्या है, हमारी कलेक्टर करंट है, तो हम जानते हैं कि आईसी कुल करंट को प्रदर्शित करेगी। तो कुल करंट आईसी इज इक्वल टू कुल करंट आईसी स्मॉल आईसी इज इक्वल टू एसी कलेक्टर करंट, इसे हम स्मॉल आईसी द्वारा डिनोट किया है हमने, प्लस डीसी कलेक्टर करंट कैपिटल आईसी। ठीक है, तो आईसी इज इक्वल टू आईसी प्लस कैपिटल आईसी। ठीक है, तो हमारा यहाँ पर जो भी कलेक्टर करंट बहेगी वो क्या होगी, जो हमारी एसी प्लस डीसी कलेक्टर करंट बहेंगी वो दोनों का योग आईसी प्रदर्शित करेगी। ठीक है, तो ये इसका ऑपरेशन है। अब इसके बाद हम इसका जो नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे इसके थ्रू, वो हमारा होगा ट्रांजिस्टर की डीसी लोड लाइन की एनालिसिस। अब ट्रांजिस्टर की डीसी लोड लाइन हम कैसे खींचेंगे, जब हमारा कॉमन इमीटर में ट्रांजिस्टर वर्क करेगा एक एज ए एम्पलीफायर, तो उसकी डीसी लोड लाइन हम कैसे निर्धारित करेंगे, फिर क्यू पॉइंट कैसे निर्धारित किया जाएगा उस पर, तो इसको हम नेक्स्ट टॉपिक में कवर करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है।
तो यहाँ तक हम आपसे यही आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे तरीके से इसको तैयार कीजिए, अच्छी तरीके से पढ़िए। जो क्वेश्चंस आपको नहीं समझ में आते हैं, जो मेरा पढ़ाया हुआ आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा है, उसको भी आप हमको बताइए, मैं आप लोगों को दोबारा समझाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। क्योंकि क्लास में हम जिस तरीके से पढ़ते हैं, वीडियो में किस तरीके से पढ़ रहे हैं, अब वो हम आपको डिस्कस नहीं कर सकते, यहाँ पर हम नहीं प्रदर्शित कर सकते हैं, ठीक है। तो हम जितना अच्छा पढ़ सकते हैं हम अच्छा पढ़ें, और हमसे जितना आप अच्छा पूछ सकते हैं उतना अच्छा आप पूछिए, ठीक है। धन्यवाद।